नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में। सबसे पहले हेडिंग लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या? प्लाज्मा। कौन सी मारे? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे हैं। प्लाज्मा के बारे में बात करते समय आप लोग ध्यान रखिए, रुधिर क्या होता है? रुधिर एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब द्रव्यीय संयोजी ऊतक है। तो रुधिर का जो द्रव्यीय भाग है यानी लिक्विड पार्ट है वो कौन होता है? प्लाज्मा होता है। कणिकाएं नहीं होती है, ठीक है ना। तो रुधिर का लिक्विड पार्ट कौन है? प्लाज्मा है। तो यहां पे आप लिख सकते हो क्या? रुधिर का द्रव्यीय भाग। रुधिर का द्रव्यीय भाग क्या है आपके पास में? प्लाज्मा होता है। पहला बिंदु एकदम क्लियर है, एकदम बात याद रखिएगा, है ना। याद रखना है, इस चीज को भूलने का नहीं है। यह प्लाज्मा की बात कर रहा हूं, यह हल्के पीले रंग का पारदर्शी होता है, या नहीं पारदर्शी तो नहीं कहूंगा, हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, हल्के पीले रंग का होता है। कौन रे? प्लाज्मा। कौन? प्लाज्मा। प्लाज्मा का जो अपन बात कर रहे हैं, प्लाज्मा का 90% जो है वो कौन बनाता है? जल बनाता है। कौन बनाता है? जल बनाता है। प्रयास कीजिए समझने का आप लोग यहाँ पे। फिर आगे की तरफ अगर बात करूं, ये प्लाज्मा का कितना बना रहा है? 90% भाग कौन बना रहा है? जल बना रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां पे 7 से 8% का जो भाग है, या इसको ऐसे नहीं कहेंगे, 8 से 9% जो है वो होता है इसमें कार्बनिक पदार्थ। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। इस कार्बनिक पदार्थ में भी सबसे ज्यादा जो होते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, जिनका नाम होता है एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। ठीक है, अभी बताऊंगा उनके बारे में भी। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ में भी सर्वाधिक कौन से होते हैं? सर्वाधिक प्रतिशत जो लेके जाएगा वो होगा सर्वाधिक प्लाज्मा प्रोटीन रहेगा। सर्वाधिक क्या होगा? प्लाज्मा प्रोटीन रहेगा। ये बात आप थोड़ा सा यहां पे दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब आपके पास में जो नेक्स्ट चीज आ रही है वो क्या है आपके पास में, कि ये 8 से 9% तो आपने बता ही दिया। यहां पे कुछ 0.9 से 1% तक रहता है आपके पास में कौन? अकार्बनिक पदार्थ। कौन सा रहता है? अकार्बनिक पदार्थ रहता है। ठीक है, कौन सा रहता है? अकार्बनिक पदार्थ रहता है। अब इस अकार्बनिक पदार्थ में भी सर्वाधिक जो होता है, सर्वाधिक जो रहेगा वो रहता है सोडियम आयन। कौन रहता है आपके पास में इसमें? सर्वाधिक सोडियम आयन रहेगा। ये कुछ प्लाज्मा के बारे में बहुत ही बेसिक से पॉइंट है जो मैंने आपके पास में डिस्कस किए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये सिर्फ एक बहुत ही बेसिक सी चीज बताई मैंने आपको प्लाज्मा के बारे में। अब प्लाज्मा के संगठन के बारे में हमको बात करनी है। प्लाज्मा में 3 मुख्य घटक होते हैं, ये तो हम जान ही चुके हैं यहाँ पे। कौन कौन से? जल होता है एक होता है कार्बनिक पदार्थ, और एक होता है अपने पास में कौन सा? अकार्बनिक पदार्थ। ये 3 मुख्य घटक होते हैं इसके अंदर। लेकिन अब इनके अंदर कौन कौन से घटक आएंगे, इसके लिए हम एक सारणीबद्ध तरीके से बात करेंगे। तो यहां पे हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं प्लाज्मा का संगठन। तो यहां हेडिंग लगा देता हूं मैं आपके पास में, क्या? प्लाज्मा का संगठन। ठीक है, प्लाज्मा का संगठन। प्लाज्मा के संगठन के बारे में बात करनी है हमको। ये देखिएगा, प्लाज्मा का संगठन, इसके लिए हम एक सारणीबद्ध तरीके से बात करने वाले हैं, है ना। तो सारणीबद्ध तरीके से बात करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? एक सारणी बनाएंगे और क्या करेंगे, तो कोशिश करते हैं हम लोग सही तरीके से फटाफट से एक सारणी बनाने की। एक कॉलम हम लोग यहाँ पे क्रम संख्या का जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाएगा। दूसरा कॉलम हम अवयव का जोड़ देते हैं कि इसमें कौन कौन से अवयव होंगे शामिल, और तीसरा कॉलम हम लोग प्रतिशत का जोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और चौथा तो अपने पास में कार्य का आ ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, एक बार थोड़ा हमको देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये क्यों आ गया बीच में, कोई डिजिटल बोर्ड है, कुछ कुछ हो जाता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आपके पास में एक ऊपर लाइन खींच दें हम लोग, ताकि एक हेडिंग के तौर पे हम लोग लिख सकें। ठीक है, इस प्रकार। और यहाँ पे भी आप कहते हैं तो एक लाइन खींच ही देते हैं, ताकि एक सारणी बहुत अच्छे तरीके से बन जाए। अब देखिए, ऊपर की ओर हमको क्या लिखना होगा? ऊपर की ओर हमको लिखेंगे, यहाँ पे सबसे आगे की तरफ आएगा क्रम संख्या। ठीक है, या सीरियल नंबर, या क्रम, जिसको अपन लिखते हैं नॉर्मल भाषा के अंदर क्रम संख्या। यहां पे दूसरे नंबर पे आएगा अवयव। अवयव से तात्पर्य मेरा क्या है कि कौन सा घटक होगा जिसके बारे में मैं बता रहा हूं यहाँ पे।
फिर आएगी उसकी प्रतिशत मात्रा, और फिर आएगा उसका क्या, कार्य। ठीक है, यहां पे आएगा, ये अपने पास में हेडिंग रहेगी। अब इसमें 1 नंबर पे अवयव आप जानते हैं क्या होगा, जल। तो इसमें ए लगा करके मैं क्या लिख दूं यहां पे, जल। और जल की प्रतिशत मात्रा इसके अंदर आपके पास में पता है कितनी होगी, 90%। कितनी होती है, 90% जल की मात्रा होगी यहां पे। क्लियर। अब आपके पास में 90% मात्रा होगी। इसका कार्य क्या होता है जल का, रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर। ठीक है, रुधिर दाब का नियमन करना है अपने को। रुधिर दाब एवं आयतन, जितना भी ब्लड का आयतन है उसका नियमन करना है और उसका परिवहन करवाना है। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। ये मुख्य रूप से जल का कार्य रहता है, क्योंकि आप सोचो कि रुधिर क्या एक प्रकार का द्रव्य संयोजी ऊतक है, और रुधिर का द्रव्य भाग कौन होता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा में भी द्रव्य भाग कौन बनाता है, जल। समझ रहे हो, तो सारा काम इसके पास में, अपने पास में। तो इसका कार्य हो जाएगा आपके पास में रुधिर दाब, क्या आ जाएगा, रुधिर दाब एवं आयतन का, क्या आ जाएगा आपके पास में, नियमन व परिवहन। नियमन व परिवहन। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में रुधिर दाब एवं आयतन का नियमन व परिवहन। किसका कार्य हो जाएगा, जल का। रुधिर दाब ब्लड प्रेशर, आयतन मतलब टोटल वॉल्यूम, और नियमन मतलब उसको रेगुलेट करना, नियंत्रित करना। परिवहन मतलब आगे भेजना है, पीछे भेजना है, कहां भेजना है, किस मात्रा में भेजना है, वो सब जल के हाथ में, क्योंकि जल ही वहां पे द्रव्य भाग है। संपूर्ण रुधिर का जल ही एक द्रव्य भाग है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 2 नंबर पे मैं बात करता हूं, यहां पे आपके पास में जो है कौन, कार्बनिक पदार्थ। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में कौन सा, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ के ऊपर अगर डिस्कस करूं तो कार्बनिक पदार्थ में बहुत सारी चीजें आती है, तो उनके बात करने के लिए इसको आगे और डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को। तो कार्बनिक पदार्थ के अंदर 1 नंबर पे अपन बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था प्लाज्मा प्रोटीन, तो अब उन प्रोटीनों का नंबर आ गया बेटा। तो यहां पे आ जाएगा एल्बुमिन, क्या आ जाएगा, एल्बुमिन। फिर 2 नंबर प्रोटीन आ जाएगा आपके पास में, साथ ही लिख देता हूं, 9 आएंगे, प्रोटीन नहीं 3 आएंगे प्रोटीन। तो कार्बनिक पदार्थ में टोटल अवयव 9 आएंगे। ग्लोब्यूलिन होता है, वैसे ग्लोबिन नहीं होगा, ग्लोब्यूलिन होगा। तो एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, क्या लिख देंगे अपन इसको आपके पास में, ग्लोब्यूलिन या ग्लोब्यूलिन। और तीसरा आपके पास में हो जाएगा कौन, फाइब्रिनोजन। क्या हो जाएगा आपके पास में, फाइब्रिनोजन आ जाएगा। ये तीनों प्लाज्मा प्रोटीन के नाम है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। इनका नाम अलग से पूछा भी गया है कई बार। ठीक है ना, परीक्षाओं में आया हुआ सवाल है एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन के बारे में। तो अब इनका प्रतिशतता कितना रहेगा वो हमको जानना है। तो एल्बुमिन का प्रतिशत आपके पास में जो रहता है वो आपके पास में रहेगा 4.5%। कितना रहेगा, 4.5, 4.5%। इसका रहेगा 2.5%। कितना रहेगा आपके पास में, 2.5%। और इसका रहेगा 0.3%। तो देखिए लगभग 6 से 7% टोटल कार्बनिक पदार्थ का तो ये तीनों प्रोटीन ही ले गए। यही तो बात मैंने यहाँ पे बताई थी आप लोगों को कि कार्बनिक पदार्थ टोटल होता है 8 से 9%। इसका सर्वाधिक भाग किसके पास में होता है, प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन 3 होते हैं, अभी लिखे मैंने वहां पे नाम, कौन कौन सा, एल्बुमिन, दूसरा कौन सा है, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, और तीसरा कौन सा है, फाइब्रिनोजन। ठीक है, कौन सा है आपके पास में, फाइब्रिनोजन। ये आपको पता होना चाहिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास में। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे इसके बारे में। अब इनका कार्य क्या रहेगा, कार्य भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्बुमिन का कार्य होता है परासरण नियमन करना, मतलब परासरण सांद्रता को बैलेंस करके रखना हर तरफ से। ठीक है, ताकि परासरणता मेंटेन रहे। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में आ जाएगा, इसका कार्य हो जाएगा परासरण नियमन करना, ये आपके पास में आ जाएगा। ग्लोब्यूलिन का कार्य होता है आपके पास में एंटीबॉडी का निर्माण करना। एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षी, जो शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाती है। तो इसका आ जाएगा एंटीबॉडी का निर्माण करना। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में।
फाइब्रिनोजन का काम होता है रुधिर स्कंदन में सहायक। रुधिर स्कंदन मतलब ब्लड क्लॉट में, रुधिर स्कंदन का मतलब क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करना। ब्लड क्लॉट होता है ना रुधिर का थक्का जमने में, तो यहाँ पे आ जाएगा रुधिर स्कंदन में सहायक। तो यहाँ पे लिख देते हैं रुधिर स्कंदन, ठीक है, में सहायक। रुधिर स्कंदन मतलब ब्लड का क्लॉट जमना। तो ये तीनों के कार्य आ गए यहाँ पे, बड़े ही आसान से कार्य जो मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। नाउ व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज द 4th नंबर पे जो अपने पास में आ रहा है, जो अपने पास में कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन तो यही थे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ये तीनों प्लाज्मा प्रोटीन थे, इसके अलावा प्रोटीन नहीं है। इसके अलावा अन्य पदार्थ की बात कर रहे हैं, जैसे कि कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे ग्लूकोज, वो भी प्लाज्मा में रहता है। जैसे कि अमीनो अम्ल, क्या आ जाएगा, अमीनो अम्ल। जैसे कि आपके पास में अमीनो अम्ल आ गया। अब जैसे कि आपके पास में क्या आ जाएगा, 5 नंबर तो हो गया, 6 नंबर पे वसा या वसीय अम्ल, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल लिख देते हैं, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल। तो ये आपके पास में क्या आ गया, खाद्य पदार्थ है ये। अब इनकी मात्राओं को अगर अपन को निर्धारित करना होगा तो बड़ा ही कठिन हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन फिर भी अपन देखें तो 0.1% ये होता है, 0.4% ये होता है आपके पास में, और 0.5% होता है वो ये होता है आपके पास में। समझे मेरी बात को? तो ये आपके पास में इसमें रहेगा। अब इनका कार्य क्या रह सकता है, तीनों के तीनों ही खाद्य पदार्थ है, तो कार्य अलग से क्या लिखें, पोषक पदार्थ लिख देते हैं कार्य इनका। ये भी ग्लूकोज भी पोषक पदार्थ है, अमीनो अम्ल भी पोषक पदार्थ है, क्योंकि प्रोटीन का सबसे सरलतम रूप होता है अमीनो अम्ल, आप जानते हैं इस बात को। और वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल भी पोषक पदार्थ है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दें अपन लोग, पोषक पदार्थ। तो ये आपके पास में क्या आ गई, जानकारी आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमने क्या कर दिया, कुछ कार्बनिक पदार्थ को बताया, अभी कुछ और बाकी है, अभी 6 बताए हैं, टोटल 9 हैं कार्बनिक पदार्थ के अंदर, फिर अकार्बनिक पदार्थ स्टार्ट होगा। तो इसके लिए हमें को एक और सारणी यहाँ पे बनाना होगा। यहाँ पे आपको अपन किसके बारे में बात करें, जल और कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ के अंदर ही बता रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए इसको ए से दिया है, इसको बी से, और इनको 1 2 3 4 5 6 से दिया है। जैसे ही कार्बनिक पदार्थ खत्म हो जाएगा वापस सी से नाम दूंगा कार्बनिक पदार्थ को, है ना। तो देखिए अगले पैमाने पे अगर अपन को जाना है तो हमको जल्दी से सारणी बनाना होगा, और हम जल्दी से जल्दी तुरंत प्रभाव से सारणी बनाना चाहते हैं ताकि हमारा समय बिल्कुल भी खराब ना हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अवयव के बारे में जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पे प्रतिशत मात्रा, और वहाँ पे कार्य के बारे में, और यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, और यहाँ पे भी अपन एक लाइन खींच देते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग एक लाइन के बारे में बता देते हैं, जिसको मिटा देते हैं क्योंकि अच्छी नहीं बनी। यहाँ पे बना देते हैं, इस तरीके से सारणी बन गई। बहुत आसान है सारणी यार, डिजिटल बोर्ड है, फटाफट बनती है, लाइनें सीधी सीधी आती है यार, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा। अब हम लोग क्रम संख्या, पहले में क्या आता है, फटाफट से ऊपर वाला हेडिंग भी लिख देते हैं, सीरियल नंबर यानी क्रम संख्या। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अवयव। यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास में, प्रतिशत मात्रा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, इसका कार्य। अंडरस्टैंड। अब मैं यहाँ पे 7 नंबर पे बात करूंगा, किसके ऊपर, 7 नंबर पे, क्योंकि 6 नंबर तक तो मैं कार्बनिक पदार्थ बता चुका हूं। 7 नंबर पे मैं बात कर रहा हूं अवयव के बारे में, जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। ये एक रुधिर स्कंदन कारक होता है, प्रोथ्रोम्बिन। क्या आ जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन की प्रतिशत मात्रा बहुत ही अल्प होती है, इसलिए इसको अलग से कोई ऐसा मतलब ऐसे 0.1 वगैरह नहीं देते हैं, इसको सिर्फ इतना लिखते हैं, अल्प मात्रा। कितनी रहेगी, अल्प मात्रा। और इसका कार्य क्या रहेगा, विशेष तौर पे इसका कार्य क्या रहेगा, ये रुधिर स्कंदन में सहायक होता है बच्चे। किसमें सहायक होता है ये आपके पास में, रुधिर स्कंदन में सहायक होता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा आपके पास में क्या, अच्छा इस कलर से नहीं, उस कलर से कार्य लिख रहे हैं, तो वही कलर चूज कर लेते हैं हम लोग वापस। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास में, रुधिर स्कंदन में सहायक, मतलब ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में सहायता करेगा। टोटल रुधिर स्कंदन कारक प्लाज्मा के अंदर 13 प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 13। जिनमें मुख्य रूप से प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, कैल्शियम है, ये सब होते हैं। इन 13 कारकों के बारे में मैं बताऊंगा आपको, मेरे रुधिर के स्कंदन वाले वीडियो में जरूर देखिएगा, आपको वहां पे डेफिनेटली 13 कारक बताए हुए हैं, और वहां पे मैं पूरा बता रहा हूं आपको 13 के 13 कारक के बारे में, ठीक है। लेकिन हमारा इतना काम नहीं आएगा, लेकिन 13 कारक पता जरूर होने चाहिए आप लोगों को, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। ये 7वें नंबर पे था। 8वें नंबर पे बात करता हूं मैं, यहां पे कुछ आ जाएगा हार्मोन व एंजाइम। तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, हार्मोन व एंजाइम।
ठीक है, हार्मोन व एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं। इनकी मात्रा भी बहुत ही सूक्ष्म होती है, तो इनके लिए भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्प मात्रा। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन लोग, अल्प मात्रा ही होती है। अब आपको पता है कि हार्मोन का कार्य होता है कि किसी भी चीज का नियमन करवाना, मतलब जैसे अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रक्रिया है तो उसका नियमन अगर करना है, हमको रेगुलेशन करना है। जैसे मान लीजिए कि शुक्राणु का निर्माण है, तो शुक्राणु का निर्माण है तो उसकी क्रिया को नियमन करने का कार्य किसका है, हार्मोन का है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो हर किसी चीज में हार्मोन का क्या रहता है आपके पास में, नियमन का कार्य रहेगा। तो एक तो वो चीज आ गई आपके पास में बिंदु में। एक चीज और आ जाएगी आपके पास में, एंजाइम का क्या कार्य रहता है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। जैव उत्प्रेरक मतलब जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है ना तो अभिक्रिया को प्रारंभ करता है, ना ही अभिक्रिया का समापन करता है, पर उसके वेग को बढ़ा देता है, मतलब स्पीड को बढ़ा देगा ताकि अभिक्रिया और जल्दी से हो सके। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा। तो अपन इसमें लिखेंगे, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, नियामक पदार्थ। हार्मोन तो क्या होता है, नियामक। तो पहले नियामक लिख देते हैं, नियामक पदार्थ व साथ में क्या लिख देंगे, जैव उत्प्रेरक। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते क्रमशः, मतलब पहले वाला जो नियामक है वो हार्मोन का कार्य हो गया और जैव उत्प्रेरक किसका कार्य हो गया आपके पास में, एंजाइम का कार्य हो गया। 9 नंबर बिंदु पे मैं बात करता हूं, यहां पे आपके पास में जो अंतिम चरण पे है कार्बनिक पदार्थ के अंदर, प्लाज्मा के कार्बनिक संगठन के अंदर, और वो है आपके पास में यूरिया कॉमा यूरिक अम्ल। क्या आ जाएगा, यूरिया कॉमा यूरिक अम्ल। यूरिया या यूरिक अम्ल जो है वो सभी जानते हैं कि क्या होता है आपके पास में, अपशिष्ट पदार्थ होता है। कैसा होता है आपके पास में, अपशिष्ट पदार्थ होता है। इनकी मात्रा जो रहती है प्लाज्मा के अंदर वो 0.04% रहती है। कार्य के तौर पे आपको क्या बताऊं, ये अपशिष्ट पदार्थ है जो शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन लोग, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, क्या लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे, अपशिष्ट पदार्थ लिख दिया है। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। 10 नंबर पे तो बात नहीं करनी है हमको, सी लगाता हूं अब यहाँ पे, जो अकार्बनिक पदार्थ को प्रदर्शित करेगा। क्या आ जाएगा, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में बहुत सारे आयन्स आते हैं, उनका नाम लिखना होगा। देखिए हम 3 तरह में पढ़ रहे हैं, एक तो जल, एक कार्बनिक पदार्थ और एक क्या आ जाएगा, अकार्बनिक पदार्थ। इससे पहले बताया था ना आपको कि जल, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ के बारे में बता चुका हूं प्लाज्मा में, अब किसके बारे में बता रहा हूं, अकार्बनिक पदार्थ के बारे में। तो यहां पे देखिए अकार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से आयन्स आ सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक आ जाएगा आपके पास में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है ना, और कौन सा आ जाएगा, सल्फेट आयन। ठीक है, मैग्नीशियम आयन एक्सेट्रा। तो ये आपके पास में क्या है कि कुछ आयन्स है जो इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में अकार्बनिक पदार्थ के तौर पे गिने जाते हैं। इन सभी को मिलाकर के इनकी मात्रा 0.9% ही होती है, मतलब लगभग 1% के करीब। ठीक है, और इनका कार्य होता है पीएच का नियमन करना। किसका नियमन करना, पीएच का। परासरण तथा पीएच दोनों लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे, परासरण तथा पीएच नियमन। परासरण तथा पीएच नियमन में सहायक होती है ये। तो ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी पड़ेगी अकार्बनिक के बारे में भी। अंडरस्टैंड। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा इस चीज को, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये प्लाज्मा का संगठन था जो मैंने बताया आपको, प्लाज्मा का संगठन बताया है, ये सारणीबद्ध तरीके से बताया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया आपको, ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। हमारे पास में 3 घटक थे, एक ये रहा जल, एक ये रहा कार्बनिक पदार्थ और एक ये रहा अपने पास में कौन सा, अकार्बनिक पदार्थ। इन तीनों के बारे में मैंने आपको सारणीबद्ध तरीके से समझाया है। लेकिन यहाँ पे मेरे दिमाग में एक मतलब अलग सा ख्याल आ रहा है कि इनके अलावा भी कुछ चीज़ें और होती है प्लाज्मा के अंदर, जिसके बारे में आप पुस्तक जो है वो नहीं दिया हुआ है, पुस्तक में ठीक तरीके से विवरित नहीं है। तो मैं आपको कुछ अन्य चीज़ें भी बता रहा हूँ, अन्य वस्तुएं जो इसके अंदर मिलती है प्लाज्मा के अंदर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अपन लोग एक चीज और है जो प्लाज्मा के संगठन में आएगी, इसको बोलते हैं अदर थिंग्स, मतलब अन्य वस्तुएं। मतलब अन्य कौन कौन सी चीजें हैं वो हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। प्लाज्मा के अंदर अन्य कौन कौन सी चीजें आ रही है, तो इसमें सबसे मुख्य रूप से 1 नंबर पे जो आता है वो है आपके पास में कौन, कोलेस्टेरॉल। कौन है आपके पास में, कोलेस्ट्रॉल।
कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेसिकली ऐसा समझते हैं कि चर्बी है, ये क्या करेगा, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही कहते हैं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल, बट थोड़ा बहुत होना चाहिए, ताकि क्या हो कि पता लगेगा कि क्या कार्य होते हैं, इसके लिए कोलेस्ट्रॉल क्यों रिक्वायर्ड होता है बॉडी के अंदर। तो कोलेस्ट्रॉल जो है इसका ऐसे कह दो कि इसका संश्लेषण जो है, इसका संश्लेषण जो है वो कहाँ होता है, यकृत में, परंतु ये स्त्रावित कहाँ होता है, ये रुधिर प्लाज्मा में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, यकृत से कहाँ जाएगा, रुधिर प्लाज्मा में आ जाता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, रुधिर प्लाज्मा में आ जाएगा। अब वाई कोलेस्ट्रॉल इज नेसेसरी, कोलेस्ट्रॉल क्यों अनिवार्य है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपने नाम सुना होगा विटामिन डी का, विटामिन डी का अगर आपने नाम सुना है तो आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। विटामिन डी के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल क्यों जरूरी है, तो कोलेस्ट्रॉल क्यों रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या चीजें हैं अपने पास में, देखिएगा जरा। यहाँ पे 1 नंबर बिंदु पे आ गया आपके पास में कौन, विटामिन डी के संश्लेषण में कहाँ कहाँ भूमिका निभा सकता है, ये बता रहा हूं आपको। विटामिन डी के संश्लेषण में आ जाएगा। स्टीरॉयडल हार्मोन जो होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ होता है। स्टीरॉयडल या स्टीरॉयड हार्मोन किससे बना हुआ है आपके पास में, कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। स्टीरॉयडल हार्मोन का मतलब आपके पास में हो गया, क्या चीज होगी स्टीरॉयड का मतलब, हार्मोन कुछ उदाहरण दूं, एस्ट्रोजन है, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन है, ये सब आपके पास में स्टीरॉयडल हार्मोन है। स्टीरॉयडल हार्मोन का कंपोजिशन में भी कोलेस्टेरॉल होता है। 3 नंबर बिंदु की बात करूं, बाइल जो होता है, पित्त लवण, पित्त लवण को बनाने में भी इसका रोल होता है, तो यहां पे लिख दूंगा पित्त लवण। 4 नंबर के लिए बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल क्यों रिक्वायर्ड रहता है, तो आपको बता देता हूं जानकारी के लिए। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है हमारी कोशिका की, प्लाज्मा झिल्ली, उसको एक स्थायित्व, उसको एक स्ट्रेंथ, मजबूती जो प्रदान करता है वो कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपको बता देता हूं कि ये क्या करता है, प्लाज्मा झिल्ली को मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। तो ये इसके कार्य हो जाएंगे, जबकि इसके बारे में आपकी पुस्तक में दे भी नहीं रखा, जबकि इसके इतने कार्य होते हैं और ये प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होता है। आपको इस कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता होना चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया ताकि आप कंपटीशन के लिए भी साथ साथ में तैयारी करते रहें। अब आपको बता देते हैं 50 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड में, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल की रेंज होती है, मतलब 100 ml ब्लड में 50 से 120 मिलीग्राम क्या होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, ये है। अब इससे ऊपर बढ़ता है तो चर्बी ज़्यादा हो जाता है, इससे कम होता है तो चर्बी कम हो जाता है, तो वो सब बातें होती है, कम तो साला होता ही नहीं कभी भी। ये एक मैंने बात बताई आपको अदर थिंग में, जो भी प्लाज्मा के संगठन में आती है। एक और चीज़ के बारे में अवगत करवाता हूँ, हम लोगों ने श्वसन का अध्याय भी पढ़ा है। श्वसन के अध्याय की मैं अगर बात करूँ आपके पास में, तो उसमें गैसों का विनिमय होता है, जो किस किस के बीच में होता है आपको पता है ना, गैसों का विनिमय, मतलब कुछ गैस होती है, जैसे O2 गैस है, उसका 3% भाग जो है वो प्लाज्मा में घुलनशील होता है, जबकि CO2 का 7% भाग प्लाज्मा में घुलनशील होता है। तो वो गैसेस कहाँ हैं, प्लाज्मा में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, 2 नंबर पे घुलनशील गैसें हैं, क्या आ जाएगा, घुलनशील गैसें हैं। और वो कौन सी हो जाएगी आपको पता है, O2 एंड क्या हो जाएगी आपके पास में, CO2 आ जाएगी। इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके अतिरिक्त एक रुधिर स्कंदन के लिए एक कारक और होता है, प्रतिस्कंदन होता है, प्रतिस्कंदित, ठीक है, मतलब जो रुधिर के स्कंदन को जमने से रोकता है, मतलब ब्लड के क्लॉट जमने से रोकता है, ठीक है, ब्लड का क्लॉट मतलब रुधिर का स्कंदन थक्का जमने से रोकता है, ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास में आ जाएगा प्रतिस्कंदन कारक, प्रतिस्कंदन कारक मिलता है प्लाज्मा में, जो रुधिर का थक्का जमने से रोकता है, उसका नाम होता है क्या, हिपेरिन, ठीक है। इसको अंग्रेजी भाषा में एंटी क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि कारक,
जो क्लॉट बनने से रोकेगा। क्या कार्य होगा वो सब हम आपको आगे और बताएंगे विस्तृत अध्ययन में कि हेपेरिन कहाँ से निकल रहा है, और भी बात करेंगे। हेपेरिन के बारे में घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ 3 चीजें थी जो प्लाज्मा में अतिरिक्त रूप से पाई जाती है, जो इसमें चार्ट में या इस सारणी में नहीं अवगत करवाई थी, जो मैंने आपको अलग से बताई है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। मात्राएं इनकी बहुत अल्प होती है, इसलिए हमने यहाँ पे मात्राओं के बारे में विस्तृत लिखा ही नहीं है यहाँ पे, और जानकारी की भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। तो वीडियो के इस भाग तक हम लोगों ने पढ़ लिया है प्लाज्मा के संगठन के बारे में। रुधिर का संगठन हम लोगों ने देख लिया है। रुधिर के संगठन का 55% भाग हम पढ़ चुके हैं। 45% भाग जो अपने आप में बहुत ही एक बड़ा टास्क है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रुधिर के जो कणिकाएं होती है, जो 3 कणिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट, जिसमें हम लोग आरबीसी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आरबीसी में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए बच्चे, कोई 5-6 लाइन नहीं है आरबीसी के अंदर जो पढ़ाई जाए, बहुत सारी चीजें हैं आरबीसी के अंदर पढ़ने के लिए, जो आपके नॉलेज को वास्ट बनाएगी और गहरा बनाएगी आपके ज्ञान को। समझे मेरी बात को। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसके लिए मिलेंगे, आरबीसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ऑलराइट, जब तक आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा और ध्यान रखिएगा अपना। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।